हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय नेम इज़ राहुल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल पीआई राहुल। बच्चों हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 दैट इज़ लॉस ऑफ मोशन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2। और इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने क्या क्या सीखा। उसमें हमने सीखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का पहला नियम, जिसमें हमने किसके बारे में बात करी, इनर्शिया के बारे में बात करी। तो बच्चों आज का लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ और नॉर्मल रिएक्शन फर्स्ट। तो बच्चों ये जो 4 टॉपिक है आज के लेक्चर में हम इन 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये 4 टॉपिक डिस्कस करें, ये अच्छे से समझ में आए, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक बार चैप्टर का रेफरेंस देख लें। और रेफरेंस कहाँ दिया जाता है, फर्स्ट लेक्चर में, किसी भी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में इसका रेफरेंस दिया जाता है। तो आप चाहें तो इसका लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए फोर्स एंड एनएलएम लॉज ऑफ मोशन बाय पीआई राहुल, तो आपको वहाँ पर मेरा मुखड़ा दिख जाएगा और आप उस वीडियो को प्यार से देख सकते हैं। ठीक है, तो लड़के लड़कियाँ अच्छे से अपने कॉपी और पेन उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, सर न्यूटन के नियम के बारे में। किसके बारे में, न्यूटन के नियम। कौन सा नियम, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। बच्चों सेकंड लॉ और थर्ड लॉ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, बट हम आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कंसेप्ट सोल्व करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, कंस्टेंट मोशन सिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम सेपरेट वाइज फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन और थर्ड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कई बार कई अदर वीडियोज़ में या कई कोचिंग्स में, शीट्स में जब भी आपको मिलता है तो आपको फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, थर्ड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करवाने वाला हूँ। आज के लेक्चर में हम तीनों लॉज ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से फिर मैं आपको कंस्टेंट मोशन क्या होती है वो सिखाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है वो सिखाऊंगा। ठीक है, अलग अलग बॉडीज़ के लिए फिर हम अलग अलग सिस्टम्स लेंगे, है ना। पहले ब्लॉक सिस्टम, पुली सिस्टम, इंक्लाइंड प्लेन सिस्टम, फिर इंक्लाइंड प्लेन प्लस पुली सिस्टम, इस तरीके से सिस्टम्स लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम्स भी हम लेंगे और कंपटीशन के हिसाब से भी आगे काम करेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं मिले तो आप सोचो कि हमें लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपका लेक्चर कंप्लीट होगा। बट पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड, फिर हम उसका कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल के पोर्शन पर जाएंगे। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहली बात करें तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। किसके बारे में, न्यूटन के सेकंड लॉ। बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ें उससे पहले छोटी सी टर्म है जिसका नाम है मोमेंटम, वो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, मोमेंटम वगैरह ये सब पढ़ने के लिए आपको मास एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सब का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप काइनेमेटिक्स पार्ट फर्स्ट पीआई राहुल करके सर्च कीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इतना भी नहीं करना है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको नीचे से सबसे लास्ट में 3rd नंबर की जो सेकंड लास्ट पीडीएफ, सेकंड लास्ट प्लेलिस्ट है वो इसी चैप्टर की है, वहाँ पर आप जाके वेलोसिटी एक्सेलरेशन का आप डीप नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मोमेंटम की। बच्चों मोमेंटम होता क्या है एक्चुअली में, मोमेंटम इज़ नथिंग बट इट्स अमाउंट ऑफ मोशन या क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मोमेंटम के लिए क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट का मोशन में होना जरूरी है, रेस्ट में होना नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट का क्या होना जरूरी है, मोशन में होना जरूरी है। और अगर आपको मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, सपोज ये अंकल है, कौन है ये, अंकल है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, शादीशुदा नहीं है। ठीक है, अब इन अंकल का मास है स्मॉल m। ठीक है, अंकल का मास कितना है, स्मॉल m। और मान लो ये अंकल बड़ी ही स्पीड के साथ में v वेलोसिटी के साथ में इधर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, मान लो बच्चों अंकल का मास कितना होता,
एम ना होके यूनिट मास होता, एम ना होके कितना होता, यूनिट मास, कितना होता, यूनिट मास, ठीक है। यूनिट मास मतलब या तो 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1 मिलीग्राम, 1 टन वगैरह वगैरह, बस यूनिट होता, ठीक है। अगर अंकल का मास यूनिट होता और वो वी वेलोसिटी के साथ में जा रहे होते तो हम क्या बोलते हैं, अंकल का मोमेंटम कितना है, अंकल का मोमेंटम कितना है इज इक्वल टू वी। यानी कि अंकल मोशन कर रहे हैं तो कैसे मोशन कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी के मोशन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी वेलोसिटी के साथ में मोशन कर रहे हैं। अंकल किसके साथ में मोशन कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी के साथ में मोशन कर रहे हैं। या अगर ऐसा बोलूँ कि अंकल की वेलोसिटी कितनी है, वी वेलोसिटी है, अंकल की वेलोसिटी कितनी है, वी वेलोसिटी है, ठीक है। अब मान लो इन अंकल का मास यूनिट मास ना होके स्मॉल एम मास कुछ भी है, 25 किलो, 60 किलो, ठीक है ना, शिल्पा शेट्टी की तरह, ठीक है। इनका मास कितना है, 40 किलोग्राम। कितना है सर, 40 किलोग्राम तो आपका दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, हम पतले नहीं हैं, ये अंकल पतले नहीं है। मान लो इनका मास कितना है, 40 किलोग्राम। ये अंकल पतले नहीं है, इनका क्या है, फिगर ऐसा मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो मान लो स्मॉल एम मास है और ये वी वेलोसिटी के साथ में जा रहे हैं, तो इनका मोमेंटम क्या होगा, अमाउंट ऑफ मोशन, कितनी मोशन करी। अगर यूनिट मास का था, जब मास यूनिट मास था और वी वेलोसिटी के साथ में जा रहे थे, तो आपने क्या पूछा, सर इन्होंने कितनी मोशन करी। मैं ये नहीं पूछ रहा कितनी डिस्टेंस चले, कितना एक्सीलरेशन, ये भी नहीं पूछ रहा। मैं क्या पूछ रहा, कितना अमाउंट ऑफ मोशन इन्होंने किया। तो क्या बोले, स्मॉल वी। अगर एम मास है तो स्मॉल एम इंटू वी। अगर स्मॉल मोमेंटम, तो इन अंकल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम इंटू वी। इन अंकल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम इंटू वी। क्लियर है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है और उसकी वेलोसिटी वी है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम को लिखा जाता है बच्चों स्मॉल पी के साथ में। मोमेंटम कितना होगा उसका, एम इंटू वी। उसका मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है, ये उसका मोमेंटम होगा। यानी कि इसको आप दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हो कि इतना अमाउंट ऑफ मोशन उसने किया है, इतना अमाउंट ऑफ मोशन, कितना, एम इंटू वी अमाउंट ऑफ मोशन इस बच्चे ने या इस आदमी ने, इस अंकल ने किया है। तो इस अंकल ने कितना अमाउंट ऑफ मोशन किया, एम इंटू वी। अच्छा सुनो, मास स्केलर है या वेक्टर, सर स्केलर। वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर, सर वेक्टर। तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या बनता है, वेक्टर। तो मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एन वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि क्या ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, हाँ जी बिल्कुल, ये डायरेक्शन पे कंप्लीट डिपेंड करेगी। क्लियर है। अच्छा चलो 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 एक और बात। अच्छा यूनिट की बात करो तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट, मास की यूनिट सर किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट बोलो बोलो बोलो, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ओके चलो। अच्छा ये तो एमकेएस में हुई, ये तो किस में हुई, एमकेएस में। सीजीएस में कितनी होगी, सर सीजीएस में क्या है, मास की यूनिट सीजीएस में ग्राम, वेलोसिटी की सेंटीमीटर पर सेकंड। ये लो, ये सीजीएस में हो गई। क्लियर है। अच्छा डायमेंशंस निकालो तो, डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशंस निकाल कर, डायमेंशंस क्या होगी, m1 l1 m1। मास की डायमेंशंस कितनी, m1। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है, l1t - 1। तो l1t - 1 दोनों को एक साथ लिख दिया, खत्म। ये किसकी डायमेंशंस आ गई, ये मोमेंटम की डायमेंशंस आ गई। मोमेंटम की डायमेंशंस क्या होती है, m1 l1 t - 1। ये मैंने चिल्ला चिल्ला के वहाँ यूनिट एंड डायमेंशंस वाले चैप्टर में भी बताया है, ठीक है। तो उसकी डायमेंशंस कितनी हुई, m1 l1 t - 1, खत्म। ये मोमेंटम का खेल खत्म। अब बच्चों मोमेंटम के केस में जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है उसका वेलोसिटी फिक्स होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी चेंज
एट दैट इंस्टेंट मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मोमेंटम वेलोसिटी के साथ में लॉयलिटी रखता है, आप लोगों की तरह नहीं है कच्चा रिलेशन। तो मोमेंटम और वेलोसिटी आपस में क्या है, एक दूसरे के लिए काफ़ी लॉयल है। अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका मतलब उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, इन दोनों का जन्म जन्म का क्या है, साथ है। आप लोगों की तरह नहीं है आजकल का कच्चा प्यार। सर आप क्या जानो, हमारा प्यार बहुत सच्चा है सर, हम तो जान दे देते हैं। बेटा जान दे नहीं, ठीक है। फॉल इन लव विथ फिजिक्स नॉट एनीबॉडी, ठीक है सर। बस बहुत हो गया आपका अपना अपना, ठीक है ना। ज़्यादा करोगे तो अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। सॉरी बच्चों। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, मैं कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था, मान लो टी 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 ये अंकल है, ये वही अंकल है, और अभी क्या है, ये यू वेलोसिटी के साथ में चल रहे हैं, आराम से मटक मटक के चल रहे हैं, मटक मटक के चल रहे हैं, और इनका मास कितना है, स्मॉल एम मास है। अब अंकल का मास तो चेंज नहीं हो सकता, मास भी चेंज होता है, कब होगा वो मैं बताऊंगा अभी आगे, बट फिलहाल अंकल का मास कोई चेंज होने वाला नहीं है। सपोज करो ये अंकल खड़ूस अंकल है, ये क्या है, खड़ूस अंकल है, और आपने इनके पीछे छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा डोगी लगा दिया। क्या लगा दिया, डोगी लगा दिया, टी 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 टी, ये डोगी लगा दिया। अब डोगी लगा दिया तो अंकल क्या करेंगे, भागेंगे। अब भागेंगे तो उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। बच्चों कर मत देना ऐसा, ठीक है। तो डोगी लगने के बाद अंकल भागे, अंकल गुस्से होके भागे और उनकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। पहले वेलोसिटी कितनी u, अब वेलोसिटी कितनी, कैपिटल सॉरी स्मॉल v। और क्या मास चेंज हुआ, क्या मास में कोई चेंज नहीं आया। अंकल पहले भी 60 किलो के थे और अभी भी कितने हैं, 60 किलो के। ऐसा नहीं है कि पहले 60 किलो के थे, कुत्ता पीछे पड़ा, डोगी पीछे पड़ा, अंकल भागे और अंकल कितने हो गए, 100 किलोग्राम। ऐसा नहीं है। तो पहले मास था वही मास अभी भी है, बस किस में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया। तो जहाँ वेलोसिटी में चेंज आया वहीं मोमेंटम में भी चेंज आएगा। मान लो इसकी, ये था इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ऐसा मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी, स्मॉल v, इसकी वेलोसिटी कितनी, स्मॉल u। तो इनिशियल मोमेंटम कितना, m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम कितना, m इंटू वी। अब तो मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, डेल्टा p इज इक्वल टू, अच्छा चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल। किसी भी चीज़ में चेंज निकालना होता तो कैसे निकालते, पहले आपके 10 मार्क्स आए, ठीक है, फिर आपके 30 मार्क्स आए, चेंज कैसे निकालोगे, 30 माइनस 10 करोगे, 10 माइनस 30 करोगे। सर बार बार आप मार्क्स पे क्यों आ जाते हो, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम निकालने बैठा, फाइनल मोमेंटम कितना है, m इंटू वी, फाइनल मोमेंटम कितना है, m इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू यू। चेंज इन मोमेंटम इतना। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मास कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, प्यारा सा नन्हा सा मास कॉमन ले लेता हूँ। मास तो दोनों जगह सेम है, तो मास कॉमन ले लिया, तो मास कॉमन लिया तो मेरे क्या मिल गया, v माइनस यू, v माइनस यू। ये क्या आ गया मेरा, चेंज इन मोमेंटम आ गया। यानी कि मोमेंटम में चेंज किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी में चेंज पे डिपेंड करता है। अच्छा देखो, अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी v है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ज़रा मुझे चेंज इन वेलोसिटी बताओ। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर के, स्मॉल v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल u। तो v माइनस यू की जगह क्या रख सकता हूँ, डेल्टा v। इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, डेल्टा v। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा v लिख सकता हूँ, ख़त्म। ये छोटी सी बात है। तो इसको लिखने का मीनिंग क्या है, इसको लिखने का मीनिंग ये है
कि मोमेंटम में चेंज किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी में चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। मोमेंटम में चेंज किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी में चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों ये थी आपकी छोटे से टॉपिक की कहानी जिसका नाम था मोमेंटम। एक था मोमेंटम और उसकी थी ये अजीब सी कहानी, ठीक है, मेरी जुबानी। ओके, अब आप इसको कॉपी कीजिए। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है प्यारा सा न्यूटन का सेकंड लॉ। कॉपी करो। हो गया बच्चों? तो आपने अंकल के पीछे डोगी लगा दिया। बच्चों ऐसा सीरियसली करना मत, है ना। अंकल का तो पता नहीं, घर वाले ज़्यादा पीटेंगे, ठीक है। ओ सर क्या बात करते हो आप, ऐसे कौन बोलता है, ठीक है। अब बच्चों अब हमारा टॉपिक एक्चुअली मोमेंटम को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी सर? मोमेंटम को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मोमेंटम से रिलेटेड क्या है आपका, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, न्यूटन्स सेकंड लॉ। ओके, तो लड़के और लड़कियां अपने मुंह में पेन चबाना बंद करेंगे, अपने मुंह में से पेन चबाना बंद करेंगे और हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्लियर है? अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है सुनना आपको। न्यूटन के सेकंड लॉ ने सिर्फ इतना कहा, न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया। मान लो बच्चों सेम काम है, अंकल है, हेलो हेलो अंकल, अंकल का मास कितना है, मान लो स्मॉल एम मास है। मास कितना है, स्मॉल एम है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, स्मॉल यू थी। अब अंकल के पीछे आपने डॉगी लगा दिया, अंकल तुर्र करके भागे, भागने पर इनकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, अंकल नाराज हो गए, वेलोसिटी में चेंज आ गया, वेलोसिटी में चेंज आया और वेलोसिटी कितनी बन गई, कैपिटल वी वेलोसिटी बन गई। वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी क्या बन गई, कैपिटल स्मॉल वी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल यू। खत्म। दोनों का मास, अभी मास सेम है, मास चेंज होना भी सिखाऊंगा, बट फिलहाल मानते हैं कि मास क्या है, सेम है। अब जो अंकल को यहाँ से यहाँ आने में, ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा, अंकल को ए से बी आने में कितना टाइम लगा, मान लो डेल्टा टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। मान लो 10 सेकेंड में अंकल ए से बी आ गए, ठीक है। आपने कुत्ता छोड़ा, डॉगी भी इनके पीछे लगाया, तो 10 सेकेंड में अंकल भागे और बी तक पहुंच गए। तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ऐसा लिखते हैं, अप्लाइड force is directly proportional to change in momentum बोले तो डेल्टा पी विद रेस्पेक्ट टू, किसके साथ में, टाइम के साथ में, विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, डेल्टा टी। तो उन्होंने क्या बोला, अब देखो अंकल ए से लेके बी तक भागे। अब अगर ए से बी तक भागे तो उनको ऊपर कोई फोर्स लगाना पड़ा, उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ा, ठीक है। किसी ने भी किया, वो मान लो डॉगी ने किया, किसी ने भी किया, बट उनके ऊपर एक फोर्स लगा, ठीक है। तो फोर्स लगा, तो उस फोर्स को लगाने के लिए या उस फोर्स की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, अंकल के मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इज्जत के साथ में लिखा जाए तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी अंकल के ऊपर कितना फोर्स लगा, कैपिटल F फोर्स लगा, ठीक है। तो इस कैपिटल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पे से लिखा, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम के साथ साथ में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कई बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिला,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कई बुक्स में, ठीक है। तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब आपको अच्छे से पता है बच्चों कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लगाया जाता है तो एक कांस्टेंट साथ में आता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है बच्चों? बाद में जब के की वैल्यू कैलकुलेट की गई तो के की वैल्यू किसके इक्वल आई? 1 के इक्वल आई। बाद में जब कैलकुलेशन करके के की वैल्यू निकाली गई तो न्यूटन के लिए के की वैल्यू क्या आई? 1 आई। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया? एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 रखो तो क्या बनेगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये रहा आपका न्यूटन का सेकंड लॉ, ये रहा आपका न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू द चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। क्लियर है? ये उन्होंने कहा। इसके बाद में क्या हुआ बच्चों? इसके बाद में एक नया खेल आया। अच्छा सुनो, मान लो यहाँ पे 0 टाइम था और यहाँ पे t टाइम था, ऐसा लिखते हैं। सुनना बात को। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अभी आपने निकाला है, क्या था? m इंटू वी माइनस यू, ऐसा ही था। चेंज इन मोमेंटम अभी जस्ट निकाल के निपटे हो था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सो एफ अप्लाइड फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, ऐसा लिख दो। डेल्टा पी की जगह क्या रख दिया? ये रख दिया, दिस। अब एक बात बताओ बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? मैंने आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाया है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आपने कई बार dv/dt भी लिखा था। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम बोले तो v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा भी लिखा हुआ मिला था। ठीक है, तो इसकी जगह मैं यहाँ केवल, अब देखो इस पूरे फॉर्मूले की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? स्मॉल ए पुट कर सकता हूँ। सो फाइनली नया फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये हो गया आपका फोर्स का नया फॉर्मूला डिराइव। याद है आपको, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको फोर्स का फॉर्मूला ये लिखवाया था। वो फॉर्मूला आया कैसे? ऐसे आया। मुझे ये कब पॉसिबल है? ये वाला फॉर्मूला तभी पॉसिबल है जब आपका मास कांस्टेंट हो, मास चेंज नहीं हो रहा है। मास चेंज भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल ये कब अप्लाई है? सो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, नया फॉर्मूला आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कब अप्लाई है? व्हेन ओनली वेलोसिटी, मजे वाली बात है, सुनना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में ही चेंज हो, उसका मास एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, mass of the object will remain constant। ये अंडरलाइन कर लेना लाइन को, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। मैं ये वाला फॉर्मूला एफ इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये जनरल है, ये कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपका मास क्या हो? कांस्टेंट हो। यानी अंकल जब पहले स्टार्ट में नॉर्मल चल रहे थे, तब अगर अंकल का वेट 60 किलोग्राम था तो अंकल का मास आफ्टर वेलोसिटी में चेंज भी कितना होना चाहिए? 60 किलो। अगर अंकल का मास चेंज हुआ
बोले तो 60 से 65 हो गया तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग चीज़ निकालनी पड़ेगी, वो भी मैं सिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ तक कॉपी करो, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मीनिंग इतना सा है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ में क्या कहा कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटा के इक्वल टू लगाते तो हमेशा एक कांस्टेंट साथ में आता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो फाइनली फॉर्मूला कितना आया, तो मेन फॉर्मूला ये है, एफ इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला मेन है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये यूनिवर्स फॉर्मूला है, ठीक है। जब मैंने देखा कि डेल्टा पी का फॉर्मूला, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, तो कब था, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला ये निकाला मैंने, तो चेंज इन मोमेंटम रख दिया। मैंने देखा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यही होता है, v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, मैंने वो रख दिया, एक्सेलरेशन रख दिया। तो फाइनल फॉर्मूला मेरे पास क्या आया, एफ इजिकल टू एम इंटू एफ। ये कब एप्लीकेबल है, जब ऑब्जेक्ट का मास हमेशा क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। मतलब अगर 60 किलोग्राम है तो एग्जैक्ट 60 किलोग्राम होना चाहिए। अच्छा सर, अगर मास चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे, आपने बोला कि अगर मास कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगा दो, लेकिन अगर मास ही चेंज हो गया, मान लो फिर, मान लो मास ही चेंज कर दिया, मान लो मैंने अंकल को पिटा पिटा के इतना दौड़ाया कि पहले जो 60 था ना वो मान लो अब कितना रह गया, 40 किलो। मान लो अंकल के पीछे आपने डॉगी छोड़ दिया, जर्मन शेफर्ड, क्या छोड़ दिया, जर्मन शेफर्ड छोड़ दिया। अब बताओ, अंकल पहले 60 किलोग्राम के थे, दौड़ते गए एक एंड ऐसा आया बच्चों कि अंकल का मास कितना हो गया, 40 किलोग्राम रह गया। तो 20 किलोग्राम का लॉस हो गया, मतलब मास भी चेंज हो गया। सर अब बताओ फोर्स कैसे लगाएंगे, अब बताओ फोर्स कैसे लगाएंगे, तो उसका फॉर्मूला निकालते हैं। पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए, हो गया क्या। अच्छा सुनो बच्चों, अगर मास चेंज हो रहा हो तो कैसा केस होगा वो देखेंगे। उससे पहले मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, छोटी सी बात बताओ। क्या बात है सर, वो पूछो, हम बताएंगे आपको, ठीक है। मान लो ये तो बड़ा चेंज हुआ, मोमेंटम में बड़ा चेंज हुआ। मान लो पहले आदमी किससे दौड़ रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, ठीक है। अगेन थोड़ी देर बाद स्पीड कितनी हो गई उसकी, 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया सर, 40 माइनस 10 यानी 30 का। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो वेलोसिटी में चेंज आया ये क्या है, बहुत बड़ा चेंज है। 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में चेंज आया है, तो ये 30 मीटर का जो डिफरेंस है ये क्या है, बहुत बड़ा है। तो अगर वेलोसिटी में डिफरेंस बहुत बड़ा है तो उसका मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो भी बहुत बड़ा आएगा। भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन मोमेंटम क्या था, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी, ऐसा लिखा था। अगर डेल्टा वी बहुत बड़ा है तो डेल्टा पी भी बहुत बड़ा होगा, है ना। लेकिन सुनो, मान लो वेलोसिटी में हल्का सा इतू सा चेंज आया, कितना, इतू सा चेंज आया। मान लो वेलोसिटी में कितना, इतू सा चेंज आया। मान लो चेंज इन वेलोसिटी, ओके, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, इतू सा डीवी। इतू सा मतलब छोटे सा चेंज हो, और छोटे से चेंज को किससे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख दिया डी इंटू वी, डी वी, ठीक है। ओके, तो इसके रेस्पेक्टिवली मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, डीपी, खत्म। तो अगर छोटा बहुत बड़ा चेंज हो रहा था तो मोमेंटम में भी बहुत बड़ा चेंज हो रहा था। अगर वेलोसिटी में छोटा सा चेंज तो मोमेंटम में भी छोटा सा इतना सा चेंज, ठीक है। तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, डीपी। डीपी डिस्प्ले वाली नहीं है ना, व्हाट्सएप वाली डीपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आप किसी पर खास की डीपी बात देखते हो, उस डीपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये डीपी मोमेंटम इन चेंज है, एम इंटू डी वी, ठीक है। मारेगी आपको सर आपकी बीवी, ओके डी वी। चलो डी पी इजिकल टू एम इंटू डी वी, क्लियर है। अब सुनो, ये हुआ छोटा सा चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी, खत्म।
अब मान लो, अब जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, खत्म। मान लो वेलोसिटी में डी वी चेंज हुआ कितने टाइम में, डी टी टाइम में, तो उसका फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ये सारी बातें अपन काइनेमेटिक्स में करें चैप्टर नंबर 3 में, डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। अब बात करते हैं मोमेंटम की, मास की। तो बच्चों अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली हमारा मास, हर एक ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रही है, हर एक ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रही है उसका मास चेंज होता है। बट जनरली केस में क्या होता है कि इतना कम मास चेंज होता है कि हम उसे कंसिडर ही नहीं करते हैं, है ना। मतलब अगर आप अभी बैठे हुए हो, वीडियो देख रहे हो बहुत बड़े से, बीच में मान लो कोई किसी का मैसेज आ गया कि आ जाओ मिलने आना है, तो आप जाओगे मिलने, और जब मिलने जाओगे तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है उस डिस्टेंस में आपका मास कुछ लॉस होता है, कुछ अमाउंट ऑफ मास आपका लॉस हो जाता है। मान लो आप 60 किलोग्राम के हो तो आपका मास वहाँ एग्जैक्ट 60 नहीं रहेगा, 60 से चेंज हो जाएगा, ठीक है, 60 से चेंज हो जाएगा, कुछ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वॉट एवर जो भी होगा, बट 60 तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ मास में चेंज जरूर आता है, ठीक है। और ये वाली बात कैसे पता चली सर, ये वाली बात पता चली आइंस्टाइन की रिलेटिव थ्योरी से। आइंस्टाइन्स रिलेटिव थ्योरी, तो आइंस्टाइन की रिलेटिव थ्योरी से एक बात पता लगी, क्या, कि एक्चुअल मास इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस सुन लो, दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है, चाहो तो नोट भी मत करना। स्मॉल एम क्या है, एक्चुअल मास, एम नॉट क्या है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी तब मास, तो ऑब्जेक्ट का रेस्ट का मास। जब आप चुपचाप बैठकर वीडियो देख रहे हो तब आपका मास कितना है, एम नॉट। जब आप चलने लगे, जब आप दौड़ के गए तो आपका मास कितना हो गया, स्मॉल एम। वी क्या है, वो वेलोसिटी जिसके साथ में आप दौड़ के गए। सी क्या है, लाइट की वेलोसिटी इनटू इज इक्वल टू 3 × 10⁸। तो हमेशा आपका मास क्या होगा, चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आपका मास भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आपका मास भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो हमेशा मास चेंज होता है, लेकिन हम हमारे जनरल केस में हम इतने एडवांस तो हुए नहीं, हमें कौन सा न्यूटन बनना है सर, ठीक है। तो हमें न्यूटन नहीं बनना है, जनरली हम कंसिडर करते हैं कि हमारा मास कांस्टेंट है। जनरली हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमारा मास कांस्टेंट है। लेकिन मान लो कि मास और वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी दोनों क्या है, वेरिएबल है, दोनों क्या है, वेरिएबल है। P का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, F का फॉर्मूला डी पी अपॉन डी टी, क्लियर है। P की जगह रखो एम वी, सो डी बाई डी टी एम इंटू वी। मोमेंटम का फॉर्मूला रख दिया एम इंटू वी। दोनों वेरिएबल है, जब भी दो वेरिएबल आते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले एक का करो दूसरे को छोड़ दो, फिर दूसरे का करो पहले वाले को छोड़ दो। जब भी दो वेरिएबल आते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ दो, फिर दूसरे को पकड़ो और पहले का कर दो। ऐसा डिफरेंशिएशन होता है, अगर आपको याद हो तो, और नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मान लो मास को छोड़ा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया, डी वी बाई डी टी लिखा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस वेलोसिटी का हो गया, मास को छोड़ दिया। अब मास का करेंगे, वेलोसिटी को छोड़ देंगे, तो वेलोसिटी को छोड़ दिया, बाहर लिखा, मास का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है मेन असली फॉर्मूला, ये है मेन असली फॉर्मूला। अगर आपका मास भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है तो फोर्स कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ओके। और जनरल केस में हम क्या यूज़ करते बच्चों, जनरली वी कंसिडर that mass of the object is constant। मास क्या है, कांस्टेंट है। मास क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज नहीं हो रहा है
तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, हमेशा 0 होता है। मास अगर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब मास क्या है, कांस्टेंट है, और अगर मास कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। जितनी भी कांस्टेंट राशि है, जितनी भी कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है, जैसे 3, 2, 4, 5, 6, A, B, C, जो भी कांस्टेंट होती है सबका डिफ्रेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में करो, डिफ्रेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में करो, लेकिन अगर कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो वो क्या होता है, हमेशा 0। चाहे आप इस मास की जगह 3, 4, 5 लिख दो, A, B, C लिख दो, आपका नाम लिख दो, आपकी उसका नाम लिख दो, उसकी उसका नाम लिख दो, जो भी लिखो, पर अगर कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, हमेशा 0। वो क्या होगा, 0। इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फॉर जनरल केस, फॉर जनरल केस, फॉर जनरल केस dm/dt कितना है, 0। dm/dt कितना है, 0। तो भाइयों और उनकी बहनों, F = m × dv/dt, ओके, प्लस v, और dm/dt की वैल्यू कितनी, 0। तो ये पूरी टर्म कितनी हो गई, 0। dm/dt की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये पूरी टर्म कितनी हो गई, 0। क्या बचा, ओनली m × dv/dt। क्या बचा, ओनली F = m × dv/dt। और dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। वापस से dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो F = m × एक्सेलरेशन। देख वापस से वही फॉर्मूला आ गया, आया ना, ले देके घूम के वहीं आ गए आप, तो वापस से वही फॉर्मूला आ गया F। तो जनरल केस में ये क्या है, ओवरऑल केस। असली केस प्योर घी है, ये प्योर घी। बट अगर जनरली बात करते हैं हम, हमारी फिजिक्स में 11th 12th की जो फिजिक्स है उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं कि मास कांस्टेंट है, उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, मास कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये पूरी टर्म 0, दैट इज F = तो ये था केस। अगर मास चेंज हो रहा हो तो भी आप ऐसे लगा सकते हो, और मास कांस्टेंट है तो फिर F = m में पुट कर दो। अगर मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है तो F = m है। अगर मास चेंज हो रहा है तो फिर आपका फॉर्मूला ये होगा। बट जनरली 11th 12th में आपका काम इससे बन जाएगा, यहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 11th एंड 12th में आपका काम यहाँ तक बन जाएगा। सर जब आप यहाँ काम बन ही जाना था तो इतनी बकवास क्यों करी, इतनी बकवास इसलिए करी क्योंकि आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि अगर एक्चुअली में ऐसा हो तो क्या होगा, ठीक है। हो गया बच्चों। अब बच्चों एक मज़ेदार वाली बात बताता हूँ आपको। सर कौन सी बात बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो। ए बबीता सुन रही है तू? हाँ सर सुन रही हूँ मैं। सुनो, न्यूटन के सेकंड लॉ से न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन मिलता है। ओह माय गॉड, क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ। देख देख देख, जादू 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 दिखाता हूँ। हम बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ की, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ की, न्यूटन का सेकंड लॉ जनरली क्या है, F = m है। F = m है। बल बराबर माँ बोले तो बलमा, बलमा ने, ठीक है, ठीक है मेरे बलमा, ओके बलमा, ओके सर। अब सुनो, अगर मैं फोर्स की वैल्यू 0 रखूँ, हेलो, फोर्स की वैल्यू 0 रखूँ बोले तो F = 0 पुट कर दिया जाए। F = क्या पुट कर दिया जाए बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या पुट कर दिया जाए, 0 पुट कर दिया जाए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0। अरे भाई बुड़बक, देख F = 0, सो 0 = मास इंटू एक्सेलरेशन। उससे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। गलती से समझ करते ना मास की वैल्यू 0, कब मास के 0 होता है क्या, मास कभी, पापी लोग, ठीक है। तो मास कभी भी 0 नहीं होता, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कहीं ना कहीं फोर्स 0 है तो इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन विल बी 0 होगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं लग जाता। देख ले, वही बात है। देख 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 देख, सुन रहा है तू, बोल रहा हूँ मैं। F = 0 implies that acceleration will be 0। अगर फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0 हो गया। और यही लो तो आपने इनर्शिया में भी तो बताया था सर,
यही चीज़ तो आपने इनर्शिया में भी बताई थी। तो इससे यही चीज़ किसकी है, इनर्शिया। इनर्शिया का ले दे के एक ही कंसेप्ट था, ले दे के एक ही कंसेप्ट था कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। ठीक है, यानी कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है, सॉरी फोर्स जीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। ये लॉ किसका था, इनर्शिया का। सेकेंड लॉ से आपने इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ एक्सप्लेन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ न्यूटन के पहले नियम को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये तो ही बातों अच्छी अच्छी और गंदी गंदी बातें। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, दैट इज लास्ट लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, जल्दी राइटिंग डालो, न्यूटन्स थर्ड लॉ। सर कितने जालिम हो आप, आपको तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें तो नया पेन से दोबारा से लिखना पड़ेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ हमेशा आपने अप्लाई अपने जीवन में एप्लीकेबल किया है। ठीक है, आप आपके फ्रेंड को खींच के एक थप्पड़ मारो, आपका फ्रेंड भी सेम अमाउंट में क्या मारेगा, तो आपके साथ में थप्पड़ मारेगा। आपने लेफ्ट गाल पे मारा तो आपका फ्रेंड आपके राइट गाल पे मारेगा। क्लियर है या नहीं है? तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही उनका लॉ था। ठीक है, तो न्यूटन ने अपने फ्रेंड के गाल पे एक छोटा सा प्यार से थप्पड़ मारा। ठीक है, सो क्या था लो, क्या था भाई, मैं भूल गया यार, बुला न्यूटन थर्ड लो क्या था? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन की इक्वल एंड सेम अमाउंट की बट अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होती है। ठीक है, न्यूटन ने क्या किया, अपने फ्रेंड को जोर से थप्पड़ मारा। फ्रेंड ने पूछा भाई क्यों? तो न्यूटन ने बोला अरे भाई ये तो मेरा प्यार करने का तरीका है। तो न्यूटन के फ्रेंड ने भी दोबारा एक खींच के थप्पड़ मारा, बोला तू क्या सोचता है मैं तुझसे कम प्यार करता हूँ? ठीक है, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे, है ना। तो अपने सभी फ्रेंड को न्यूटन का थर्ड लॉ अच्छे से समझाएं आप, है ना, मेरे कहने में मत आना बच्चों। अब बच्चों न्यूटन का थर्ड लॉ के मतलब क्या है कि अगर कोई फोर्स लग रहा है F12 तो उसी के अपोजिट F21 लगेगा सेम अमाउंट में बट अपोजिट डायरेक्शन। इसका मीनिंग क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको, इसका मीनिंग भी समझाता हूँ मैं आपको, सुनो। ये लो दीवार है और ये मेरा एक स्टूडेंट है, पागल हो चुका है ये क्या करता है, दीवार के ऊपर सर मारेगा, बीम, क्या मारा इसने, सर मारा। जैसे इसने दीवार पर सर लगाया तो FB बॉय का वॉल पे सर, बॉय ने, लड़के ने जो दीवार पे फोर्स लगाया वो क्या है, FBW। जो दीवार पर लड़के ने फोर्स लगाया वो कितना है, FBW। अब दीवार भी इक्वल एंड सेम अमाउंट में इस लड़के पर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी जिसका नाम क्या है, FWB। ये दोनों फोर्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जब भी आप किसी भी दीवार पर मुक्का मारते हो ना, है ना, गुस्से में जब भी आप दीवार पर मुक्का लगाते हो या पंच करते हो किसी भी चीज़ को तो आपको दर्द होता है। ठीक है, क्यों होता है कि आप अमाउंट ऑफ फोर्स उस पंचिंग बैग पर या अमाउंट ऑफ फोर्स उस वॉल पर लगा रहे हो। ठीक है, सेम अमाउंट का फोर्स वॉल भी आप पर लगा रही है। ठीक है, तो जितना दर्द आपको होता है ना बच्चों उतना ही दर्द दीवार को भी होता है, लेकिन दीवार के मुंह नहीं होता तो वो बोलती नहीं है। ठीक है, बकवास बात सर, मुझे ना ये बात आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आई तो। ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा नियम इतना सा है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये कॉपी कीजिए बच्चों। इसके बाद अपन ट्राई करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से थर्ड लॉ का एक्सप्लेनेशन। न्यूटन के सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन हो गया, न्यूटन के सेकंड लॉ से थर्ड लॉ का एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। ठीक है, हो गया बच्चों। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। मान लो ये ब्लॉक है, छोटा सा प्यारा सा M मास का ब्लॉक है। क्लियर है, M मास का ब्लॉक है और इस पर आपने एक फोर्स इधर लगाया F1।
ठीक है। एक फोर्स किधर लगाया, इधर लगाया, F1 फोर्स लगा रहे हो, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, इसका मोमेंटम कितना होगा, p1 होगा, इसका मोमेंटम कितना होगा, p1 इजिकल टू m इंटू वी वन। ठीक है, इस ब्लॉक पर एक और फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में, F2, कितनी वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी मान ले, उसका मोमेंटम p2 मान ले। तो बच्चों होगा क्या, p1 एंड p2 आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि अरे भाई मास भी सेम और वेलोसिटी भी क्या है, सेम है, वेलोसिटी भी क्या है, सेम है। जितनी वेलोसिटी इधर खींच रहे हो ब्लॉक भी क्या करेगा, आपको इधर खींचेगा, दोनों की वेलोसिटी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी बराबर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। मैंने कहा टोटल फोर्स बताओ, नेट फोर्स, तो आपने क्या कहा, टोटल मोमेंटम अपॉन टाइम, टोटल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू फोर्स। यही होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, सॉरी फोर्स का फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन मोमेंटम ये आ गया, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या है, देख P1 और P2 आपस में बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम मान ले P1 है, इनिशियल मोमेंटम कितना है, P2। अब फाइनल मोमेंटम कितना है, सॉरी एक्चुअली गलती होगी यहाँ से, फाइनल मोमेंटम है P1, इनिशियल मोमेंटम है P2। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल, है ना। फाइनल बोल P1 माइनस इनिशियल बोल माइनस का P2, इनिशियल क्या है, माइनस का P2, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस का P2, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो P1 प्लस P2, क्लियर है, ऐसे क्लियर, घबराने कोई बात नहीं, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, अलग अलग कर लेते हैं इनको, dp1 बाई डी टी प्लस dp2 बाई डी टी, दोनों का साथ में था, मैंने क्या किया, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर लिया। नेट फोर्स कितना है, 0 है, नेट फोर्स कितना है, 0। dp1 अपॉन डी टी कितना बन गया, F1, dp2 अपॉन डी टी कितना बन गया, F2 इजिकल टू 0। सो F1 और F2 आपस में बराबर है और माइनस लगा दो, अपोजिट डायरेक्शन में है, इतना सा फॉर्मूला है। हर एक एक्शन क्या लगाती है, सिंपल, ये कोई खास बात नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ का सिर्फ इतना कहना है कि हर एक एक्शन क्या करती है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन सेम अमाउंट की एक रिएक्शन लगाती है। जब भी आप बॉल को हिट करते हो तो बॉल वापस उसी स्पीड से आपके पास आती है ना। जब आप बॉल को नीचे बॉल ज़मीन पर जंप करते हो तो बॉल जितनी स्पीड से आप जंप करोगे उतनी ही स्पीड से बॉल आपके पास वापस आएगी। तो ये सब क्या एक्शन रिएक्शन का फॉर्मूला है। आप जब चलते हो तो आपका चलना पॉसिबल कैसे होता है, आप क्या करते हो बच्चों, आगे आपका पैर, आपके पैर क्या करते हैं, ज़मीन पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, ज़मीन को क्या करते हैं, पीछे की तरफ धकेलने का काम करते हैं। अपोजिटली जो फ्रिक्शन होता है वो आपको आगे की तरफ धकेलने का काम करता है। तो पीछे और आगे के केस में आप क्या होता है, आगे बढ़ जाते हो रिजल्टेंटली, ठीक है। तो इस तरीके से एक्शन रिएक्शन फोर्स लगते हैं। इसी तरीके से आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग करते हो तो आप पानी को क्या करते हो बच्चों, इस तरीके से पीछे की तरफ धकेलने का काम करते हो, ठीक है। जब आप पानी को पीछे की तरफ धकेलते हो तो जो पानी पीछे धकेला है वो पानी वापस से आपको आगे की तरफ धकेलने का काम करता है। आप क्या कर रहे हो, पानी को पीछे धकेल रहे हो, तो जितने फोर्स से आप पानी को पीछे धकेल रहे हो ना, वो पानी उतने ही फोर्स से आपको आगे धकेल रहा है। तो रिजल्टेंटली आप आगे बढ़ने का काम करते हो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं न्यूटन थर्ड लॉ के, तो इतना कोई हार्ड वाली बात नहीं है। तो ये थी बच्चों आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ की बातें, जनरल बातें, कंसेप्चुअल, ठीक है। एक नई टर्म और है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो भी समझते हैं, वो काम की चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में बता देता हूँ आपको होती क्या चीज़ है ना। लास्ट टर्न है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ नहीं है, जब भी आपकी दो सरफेस कांटेक्ट में आएगी, जब भी आपकी कोई दो सरफेस, मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है कहाँ पे, किसी फर्श पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, फ्रिक्शन लेस है या फ्रिक्शन उससे मुझे कोई लेना देना अभी नहीं है, और मान लो इसका मास कितना है, स्मॉल m है, ठीक है।
इसका मास कितना है, स्मॉल m। तो हमेशा जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इन दोनों सरफेस को, जहाँ पर ये दोनों सरफेस कांटेक्ट करेगी, ब्लॉक की सरफेस और जो प्लेन रखा हुआ है, उन दोनों की सरफेस जो कांटेक्ट करेगी, उन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, या उन दोनों की सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। उन दोनों सरफेस के ऊपर क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को क्या बोलोगे आप, उसको फोर्स को क्या बोलोगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलोगे। खत्म, बस इतना सा। और मोस्टली केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, वेट फोर्स। या तो वेट फोर्स बैलेंस करेगा या वेट फोर्स का कंपोनेंट बैलेंस करेगा, बट बैलेंस किसको करना है, वेट फोर्स को। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, वेट फोर्स क्या होती है। वैसे तो ये ग्रेविटेशन में पढ़ोगे आप, बट फिलहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वेट फोर्स क्या होता है, W = m × g। W = m × g। वेट फोर्स क्या होता है, W = m × g। वेट मानते हो ना आप, वो वेट फोर्स m × g, यानी g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास इसका क्या है, स्मॉल m, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वेट बोलो या वेट फोर्स बोलो, दोनों क्या होता है, सेम चीज़ होती है, m × g। जो आप मशीन में, जब आप वेटिंग मशीन में जाते हो तो वहाँ पे ये कंसेप्ट यूज़ करते हो। इसका भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, तो अभी इस वाले केस में, और वेट फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, डाउन टू द अर्थ। वेट फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, डाउन टू द अर्थ। ये वाली बात लाइन लिख लेना, ये स्टार पॉइंट करके लिख लेना, पहला दूसरा। दो फोर्स पढ़ा है मैंने आपको, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड वेट फोर्स। वेट फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा, डाउन टू द अर्थ। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि वेट फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास से तो ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वेट फोर्स की डायरेक्शन किससे दी जाती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर/सेकंड², या फिर सोल्व करने के लिए अपन 10 मीटर/सेकंड² भी ले लेते हैं राउंड फिगर में, है ना। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लगता है, नीचे। प्रोजेक्टाइल में पढ़ के आओ ना यार, क्या बात कर रहे हो तुम, मेरे को गोली मार देनी है मैंने तुम लोगों को। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लगता है, डाउन टू द अर्थ। तो वेट फोर्स भी कहाँ लगेगा, हमेशा डाउन टू द अर्थ। ठीक है, वेट फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, डाउन टू दी अर्थ। तो बताओ इस केस में वेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। कहाँ पैच, mg को नीचे लटका दिया। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, mg। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, mg के इक्वल होगी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कई बुक्स में कैपिटल R से भी लिखा जाता है और कई बुक्स में कैपिटल N से भी लिखा जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, R लिखो या N लिखो, अपन N लिखेंगे बार बार। ठीक है, ओके बच्चों। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, दो चीज़ें पढ़ी, वेट फोर्स हम पढ़ लिया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ लिया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, जब भी कोई दो सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में आएगी, फिर वो चाहे ऐसे आओ ऐसे आओ ऐसे आओ कैसे भी आओ। सुनो 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 सुनो, ये तो अभी ऐसे रखा, मान लो सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ मैं, सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ मैं, ऐसा। अभी ये लो को पैच, ये वो स्लाइड है, ये वही है आलू की चिप्स वाली स्लाइड, याद है, वही स्लाइड है। मान लो ये बच्चा बैठा हुआ है, सी स्लाइड हो रहा है। अब बताओ इस पर mg कहाँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा भाई, इसकी माजी तो नीचे लटकेगी, इसका माजी किधर लगेगा, mg किधर लटकेगा, नीचे। वेट फोर्स है सर, वो तो किधर लगेगा, डाउन टू द अर्थ। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब सीधा ऊपर नहीं हो, पहले केस में क्या था, अपवर्ड था, अब यहाँ ऊपर नहीं होगा। क्यों, मैंने क्या बोला, हमेशा दो सरफेस जो कांटेक्ट में आ रही है उसके परपेंडिकुलर, जब भी दो सरफेस पर कांटेक्ट में आए उसके परपेंडिकुलर में लगाना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कैसे लगाना है, उसके परपेंडिकुलर। ये सरफेस कैसे कांटेक्ट में आई, ऐसे कांटेक्ट में आई, ऐसे, तो इनके परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये सरफेस कैसे कांटेक्ट में आ रही है, ऐसे इंक्लाइंड कॉन्टेक्ट, ऐसे इंक्लाइंड कॉन्टेक्ट में आ रही है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लगाऊंगा, नहीं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगाऊंगा, इन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस ये रही और इस सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके। क्लियर है। मान लो प्लेन कुछ ऐसा है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाऊं,
इन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, और तो क्या होगा, बस ये 2-3 एग्जांपल है, एक काम आने वाला है अपने आगे। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको इंक्लाइंड प्लेन आगे समझ में आ जाएगा, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान देनी है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कैपिटल एन या कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। दूसरी चीज़, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा, दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर। फिर चाहे वो ऐसे भी रखा हुआ हो, मान लो ये सरफेस ऐसे रखी हुई है, ठीक है, यहाँ ये दीवार है, कोई वॉल है, क्लियर, वॉल के सामने मैंने ऐसा ब्लॉक लगा दिया, ऐसे ब्लॉक चिपका दिया। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो सर ये दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसा दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देख 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 देख, ये बोर्ड पर मैंने अपना हाथ चिपकाया, बता हाथ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, हाथ की सरफेस और इस बोर्ड की सरफेस के परपेंडिकुलर, इधर बोर्ड की सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसा हो गया, बाहर, तो इधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, मान लो मैं सरफेस को कहीं ऐसे रखा होता, ऐसे रख दिया, तो बता सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल का असली मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। कोई भी चीज़ बोलते हैं नॉर्मल डाला, नॉर्मल ये किया, तो नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो सरफेस के बिल्कुल एंगल 90 डिग्री में। फिर चाहे आप उसे ऐसे दीवार पे चिपका के रखो, इंक्लाइंड प्लेन पे रखो, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट नॉर्मल कैसा होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, और रही बात वेट फोर्स की, तो वेट फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, डाउन टू द अर्थ। कैसे ही रखो आप, हमेशा कहाँ लगेगा, डाउन टू द अर्थ। अगर दीवार पे से चिपका दिया तो इस हाथ पर नॉर्मल, इस हाथ का वेट फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, फर्श की तरफ। क्लियर है, तो ये थी बच्चों जनरल बातें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कांस्टेंट मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेंगे, फिर अलग अलग सिस्टम के लिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आने वाले लेक्चर्स जो है वो कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।